ठीक है साहब, केजरीवाल जी जेल कैसे गए उसके पीछे की कहानी सुनिए साहब। देखिए, आपको जो यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, इन सारे लोगों को एक बार के लिए संभवतः याद नाम नहीं रख पाएंगे क्योंकि चर्चित नाम में से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ नामों को देखें, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है विजय नायर, समीर महिंद्रू, अमित अरोड़ा, राघव मांगुटा, पी शरद रेड्डी, नाम से अगर पहचाने तो कुछ लोग आपको साउथ इंडियन यहाँ पर देखने लगेंगे। अभिषेक बोनपल्ली, बुची बाबू गोरांटला, बिनाय बाबू, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर कुछ लोग आपको साउथ के लोग दिखाई देने लगेंगे, दक्षिण भारत के लोग दिखाई देने लगेंगे। अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनने लगेगा, दक्षिण भारत के लोगों का दिल्ली में क्या कनेक्शन है, अब उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के नेतृत्व में जो मनीष सिसोदिया जी काम कर रहे थे, वो एक पॉलिसी लेकर आए। 17 नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने राज्य के अंदर नई शराब नीति लागू करी, जिसमें शहर को यानी पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलना निर्धारित हुआ। दिल्ली की जो नई सरकारी नीति बनाई गई, इसमें दुकानों को सभी को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि दिल्ली की शराब की दुकानों में 60% दुकानें सरकारी होती थी यानी सरकार चलाती थी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी। अब जब नई पॉलिसी को लागू कर दिया गया तो इसकी वजह से 100% दुकानें दिल्ली में प्राइवेट हो गई और सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इसकी वजह से हमें 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार दुकान ना चला के प्राइवेट लोगों से कह रही है कि वो चला लें और इससे हमें राजस्व की प्राप्ति होगी। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना तक बढ़ा दी। जिस L1, यहां पर दो प्रकार की दुकानें चलती हैं, L1 और L7। एक है होलसेल में दुकान बेचने वाला और एक है रिटेल में दुकान बेचने वाला, सामान बेचने वाला। तो L1 की लाइसेंस फीस पहले ठेकेदारों को जहां 25 लाख रुपए देनी पड़ती थी, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसे 5 करोड़ रुपए कर दिया गया और इसी तरह अन्य कैटेगरी के अंदर भी लाइसेंस की फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। शराब दो प्रकार से बिकती है। कैसे? एक आम व्यक्ति गया जाकर के शराब की दुकान से शराब ले आया, लेकिन कुछ आपने बड़े-बड़े मॉल टाइप से खुले देखे होंगे, कुछ बड़े-बड़े बल्क में डील करने वाले लोग होते हैं, उन्हें हम लोग होलसेल कहते हैं। यानी कि एक बार में इकट्ठा माल ले जाओ, एक बोतल नहीं ले जाओगे। तो यहां पर दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए, एक L1 वाले और एक L7 वाले। एक वो थे जो रिटेल में बेचते थे, एक वो थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी बल्क में जो सामान बेचेगा, पहले तक बल्क में सामान बेचने का लाइसेंस 10 लाख रुपए में मिल जाता था। केजरीवाल साहब ने इसको 5 करोड़ रुपए में कर दिया। वहीं जो रिटेल में बिकने वाला 8 लाख रुपए का लाइसेंस था, वो बढ़ा करके 11.25 करोड़ में कर दिया। यानी कि अगर आप प्राइसेस में बढ़ोतरी देखें तो कितना प्रतिशत यहां पर वृद्धि कर दी गई, इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस प्रकार से करके आपने 850 दुकानें खोल दी हैं तो निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो सरकार को इससे लाभ हुआ। जहां पहले 6000 करोड़ रुपए ही सरकार को राजस्व प्राप्त होता था सरकारी खजाने में, अब 9500 करोड़ रुपए प्राप्त होने लगेगा। यह विचार दिमाग में आ गया। यानी सरकार का राजस्व बढ़ेगा, लगभग 3500 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त लाभ होगा। यह बात आप इस पूरे की पूरे स्केच से समझ सकते हैं। चलिए, यदि यहां तक बात समझ में आ रही तो आपके दिमाग में बहुत जेन्युइन सा प्रश्न बनने लगेगा, तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर यहां पर सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर इसमें गलती क्या है? अब गलती क्या है उसे ही आपको समझना है। यहां जो आपको दिख रहा है उसमें ही सारा का सारा लोचा है। कैसे हुआ ये कि जब नवंबर 2021 में पॉलिसी आई, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के राज्यपाल से शिकायत की कि सर मुझे पॉलिसी के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। मुख्य सचिव यानी आईएएस में सबसे ऊंची पोस्ट का व्यक्ति, वो किसके पास गया? उपराज्यपाल के पास। क्यों उपराज्यपाल के पास? क्योंकि दिल्ली के अंदर क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर सरकार केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से कंट्रोल करती है। वो उपराज्यपाल के पास गए और कहने लगे सर मामले में कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्यों है? बोले सर गड़बड़ ये है जो मुझे लग रहा है कि आपने 10 लाख और 8 लाख वाले जो छोटे मोटे लोग थे, जो शराब बेचने वाले लोग थे, उनको एक ही बार में समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया से मतलब जहां एक आम आदमी भी, छोटा व्यापारी भी दारू की दुकान खरीद सकता था, अब आपने इतना महंगा कर दिया उस दुकान को कि ये आम आदमी की बस की बात ही नहीं बची। अब जब ये आम आदमी के बस की बात नहीं बची तो निश्चित ही इसमें कोई बड़ा व्यापारी आकर के ही भाग लेगा, क्योंकि अगर 11 करोड़ की एक दुकान हो जाएगी तो ये तो बहुत सारे लोगों के रीच से ही बाहर हो गई। तो बोले एक तरीके से पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इन्होंने छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ये प्रयास किया। चलो खैर कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इससे राजस्व की वृद्धि हो रही है तो इसमें कोई गुनाह होना नहीं चाहिए। पर बोले सर इसमें गुनाह है। बोले गुनाह क्या है? बोले सरकार ने लाइसेंस फीस बढ़ाकर ये तो कर दिया, दिखा दिया टेबल पर कि इतना लाभ होगा, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। बोले मतलब दुकान वाला क्या वाकई में इतना पैसा कमा पाएगा? तो इसका जवाब छिपा था शराब की कीमतों में। क्या था? जरा इधर देखो। अब भाई आपने 11 करोड़ की दुकान कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार भी 11 करोड़ रुपए कमा लेता होगा। भाई कमाएगा तभी तो देगा, तो इसका मतलब कमाएगा कैसे? अब वो उधर चलिए। तो मान लो पहले शराब की एक बोतल 530 रुपए की हुआ करती थी। 530 रुपए की जब बोतल हुआ करती थी पुरानी शराब नीति में, तो व्यापारी को उसमें मात्र 33 रुपए का मुनाफा हुआ करता था और सरकार को 329 रुपए टैक्स प्राप्त होता था। शराब की दुकान पे से अगर आपने शराब खरीदी है तो लगभग 60% सरकार का मुनाफा होता था। वहीं नई शराब नीति जब आई तो सरकार ने यहां पर खेला कर दिया। क्या कर दिया? सरकार ने कहा कि उससे ठेकेदार से कि ठेकेदार अब ये मुनाफा तेरा ही हो गया, हमने तो आपसे एक ही बार में दुकान में पैसा ले लिया, अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस मुनाफे को कितना रखना चाहते हो। 363 रुपए दुकानदार को मुनाफा दे दिया गया। सरकार ने कहा कि मैं मात्र 3.78 रुपए ही एक्साइज की ड्यूटी वसूलूंगी, बाकी तुम ऐश करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, प्रथम दृष्टया ये बहुत अच्छा प्लान दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? सरकार ने हेडेक दूर करके बहुत अच्छे से दुकानें पहले ही बेच दी। अब वो दुकानदार समझे और उसका मामला समझे, वो यहां पर बेनिफिट देकर चला गया। तो सरकार को तो लाइसेंस फीस मिल रही थी, लाइसेंस फीस मिल रही। लेकिन अब चूंकि ये काम हुआ तो यहां पर बहुत सारे लूपहोल्स आने लगे। क्या लूपहोल्स आने लगे? क्योंकि छोटे कारोबारी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, तो एक बड़े कारोबारियों का ग्रुप आने लगा और उस बड़े कारोबारी का नाम था साउथ ग्रुप। अब यहां पर जो एक ग्रुप एंट्री किया वो था साउथ ग्रुप। दक्षिण भारत के नाम पर एक ग्रुप रजिस्टर्ड था दिल्ली के अंदर, जिसने बड़ी संख्या में यहां दुकानें उठाने का निर्णय किया कि अब ये मामला सारा अपन संभाल लेंगे। अब चूंकि सरकार ने कह दिया है पैसा अधिकतम आप ही को कमाना है, तो इन लोगों ने दुकानों की सब लेटिंग कर दी, यानी कि ब्रांचेस खोलना, विज्ञापन करना, शराब को बहुत आसानी से गली मोहल्लों में उपलब्ध कराना। जहां पहले वार्ड में 2 दुकानें खोली जा सकती थी तो उन्होंने ब्रांचेस और डाल दी। बोले हम तो इतना पैसा देकर आए हैं तो हम तो भरपूर लाभ कमाएंगे, हम अपनी तरफ से फ्री हैं। बोले साहब इसमें भी चलो कोई बात नहीं, इसमें घोटाला कहां छिपा है हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है। सरकार का तो अल्टीमेटली फायदा ही हुआ है ना, घोटाले की कहानी क्या है? तो घोटाले की कहानी क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखें तो नवंबर 2021 में लाई गई पॉलिसी को जुलाई 2022 में वापस ले लिया गया। मतलब सरकार ने कहा कि हम इस पॉलिसी के आधार पर काम नहीं करेंगे। विचार कीजिए, नवंबर 21 में पॉलिसी लाए हो और जुलाई 22 में आप पॉलिसी को हटा रहे हो, तो यहां पर दो प्रकार की बड़ी घटनाएं हुई। जिसने दुकान पहले पैसे देकर खरीदी है वो निश्चित ही इस बात से खफा होगा कि मैं इतना पैसा दे चुका हूं आपको, अब आप पॉलिसी हटा रहे हो, मैंने इतना धंधा विकसित कर लिया तो मेरा तो नुकसान हो गया। अब लेकिन इस पर सवाल उठने शुरू हुए कि सरकार ने ये सारा काम क्यों किया? तो जुलाई 2022 से पहले ही वो जो चीफ सेक्रेटरी थे ना दिल्ली के, वो जाकर के किससे मिल लिए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि सर मामले में गड़बड़ है। सिसोदिया जी को जब ये बात समझ में आई कि मामला गड़बड़ पता चल गया है, इस विषय पर इन्होंने पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। ये वैसे हुआ जैसे आपने अगर 100 कमरे में लोग बैठे हो और आपने कहा मुझे पता है कि चोर कौन है और चोर खुद उठ करके कह दे कि मैंने चोरी की है। सिसोदिया जी पर यह शक और गंभीर हो गया कि इसका मतलब इन्होंने अगर मैंने शिकायत की और इन्होंने पॉलिसी वापस कर दी, इसका मतलब दाल में काला नहीं दाल ही काली है। तो दाल काली कैसे है?
तो देखो हुआ ये कि जो शराब के ठेकेदार थे ना, वो शराब के ठेकेदार अब सरकारी मुखबिर बन गए। मुखबिर मतलब जो सीबीआई और ईडी जांच करने आ रही थी उनके सहयोगी हो गए। सहयोगी कैसे? बोले सर हमें पता है कि मामले में गड़बड़ क्या है। बोले बताओ भाई क्या गड़बड़ है? बोले सर गड़बड़ ये है कि ये व्यक्ति हमको शराब लाइसेंस देने के नाम पर हमसे एडवांस पैसे लिया था, हमसे रिश्वत वसूली गई थी। बोले मतलब ये है कि तुम ही लोग बड़े लोग इसको ले पाओगे, इसके लिए हमसे अलग से पैसे लिए गए थे कि हम तुम्हारे लिए पॉलिसी बनाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति संजय अरोड़ा नाम का ठेकेदार सरकारी गवाह बन गया कि मैंने पैसे दिए थे, मैं गारंटी हूं इस बात की। तब जाकर सरकार ने हमें लाइसेंस दिया। बोले उस पैसे का क्या किया? बोले उस पैसे का जो 22 के अंदर पंजाब में इलेक्शन हुआ था ना, उस इलेक्शन की फंडिंग करने के लिए जो केजरीवाल जी हैं इन्होंने अपने जो मीडिया चीफ है उनको कहकर कहा था कि मेरा लड़का है आईआर करके, बोले इसको पैसे दे दो। तो इस प्रकार से इन लोगों ने ठेके लेने की एवज में हमसे पैसे लिए थे। अब ये साउथ ग्रुप की कहानी क्या है? देखिए तेलंगाना के जो सीएम हुआ करते थे चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है के कविता, हाल ही में वो भी गिरफ्तार हुई है। और उनकी क्या कहानी है? के कविता जी ने साउथ ग्रुप की लॉबिंग की थी केजरीवाल जी से बात कराने के लिए कि केजरीवाल जी साउथ का एक ग्रुप है जो दिल्ली में आकर के दुकान लेना चाहता है। तो बोले फिर? बोले आप उनको दुकानें दे दो, ये आपको ऊपर से जो पैसा होगा वो दे देंगे। अब आप कहेंगे ये तो केवल कयास ही है, अगर कह रही है आतिशी जी आकर मीडिया के सामने कि पैसा है कहां, दिख कहां रहा है पैसा? अरे वो पैसा तो इलेक्शन में खर्च हो गया। यही तो बात कही जा रही है कि पंजाब के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर ये जो रिश्वत का पैसा आया था वही गया। तो इस प्रकार से लगभग 260 करोड़ रुपए इस पॉलिसी के अंदर से निकाल करके शुरुआती टोकन मनी के रूप में ही दे दिया गया था। यानी उन ठेकेदारों ने जब छोटे मोटे ठेकेदारों को खत्म कर दिया तो बड़े ठेकेदार अपनी तरफ से सरकार को पैसा पकड़ाकर फंडिंग कर दी चुनाव में कि लीजिए सर चुनाव लड़िए आराम से, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल बनता रहा कि लेकिन इससे भी सरकार का तो फायदा ही हुआ। एक तरफ से तो सरकारी राजस्व बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से चुनाव की फंडिंग भी हो गई। ये तो आम के आम गुठलियों के नाम अगर पैसा किसी को मिला नहीं तो फिर करप्शन कैसे हुआ? करप्शन नीति के अंदर ऐसे हुआ कि यहां पर उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो अभी बढ़ाकर फीस दिखाई गई थी, इस फीस में मध्य में चलकर राहत दे दी गई। यानी पहले तो छोटे कारोबारियों को खत्म किया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाया गया, बड़े कारोबारियों को धंधे में लाने की रिश्वत ली गई, ऐसा ईडी का आरोप है। रिश्वत लेकर के और उन्हें सरकारी तरह से बेनिफिट दिया गया। कैसे? उनसे बाद में ये कहा गया कि आप कोरोना के कारण चूंकि सेल्स कर नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पैसा हमें दे दो। यानी एक प्रकार से सरकार को जो वाकई में पैसा मिलने वाला था 95 करोड़ 9500 करोड़ वो मिला नहीं। वो पेपर्स में दिखाया गया कि इतना पैसा मिलेगा, वो मिला इसलिए नहीं क्योंकि सरकार बीच में उनसे कहने लगी कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत महंगी दुकानें उठा ली हैं, इनको चलने दो। कुल जमा बात यह है कि सरकारी खाते में जो पैसा वाकई में आना चाहिए था, जो सपने वाकई में दिखाए गए थे, वो पैसा भी नहीं आया। नंबर दूसरा, इस काम को करने की एवज में जिन लोगों ने रिश्वत दी थी वो रिश्वत देने वाले लोग सरकारी गवाह बन गए। सरकारी गवाहों को पकड़ के ईडी ने जब तार से तार जोड़ने शुरू किए तो इन तारों में कई लोगों के नाम जुड़ते चले गए क्योंकि भाई जिसका पैसा चला गया, बीच में पॉलिसी खत्म हो गई, वो रिश्वत भी दे चुका है, वो दुकान भी दे चुका है, उसका तो बीच में अटक गया। इसलिए जो लोग ठेकेदार बने हुए थे उन्हें जो ये भयंकर घाटा हुआ, इस घाटे के चलते वो जाकर के सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने सारे तार जोड़ दिए कि फलाने व्यक्ति से मैं तब मिला था, उस कैमरे में देख लो, उस व्यक्ति से मैं तब मिला था, उससे पूछ लो। ये सारे के सारे लोगों से पूछताछ करते करते तार जुड़ते जुड़ते पहुंच गए तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर चंद्रशेखर राव की जो बेटी की कविता है उनको ईडी लेकर आ गई कि मैडम आप बताओ किससे बात हुई थी? बोले केजरीवाल जी से बात हुई थी। बोले केजरीवाल जी से क्या बात हुई थी? बोले 100 करोड़ की बात हुई थी। तो ये सब बातें ईडी जोड़ करके पूरी वो बना दिया, सीक्वेंस बना दिया कि देखो यहां से पैसा घूम करके राउंड में आया है। अब ये राउंड में आया पैसा हाई कोर्ट के सामने रख दिया कि सर देखो ये रही सारी कहानी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे, उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। बोले सर आप ही बता दो ये रहा पैसा, पैसा कहां है? अच्छा, अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि पैसा है कहां? ऑब्वियस बात है, आपसे यही तो कहा जा रहा है कि रिश्वत ली है तो रिश्वत का पैसा दिखाओ। वो पैसा दिखा इसलिए नहीं सकती सरकार क्योंकि वो चुनाव में खर्च हो गया। जो पंजाब के इलेक्शन हुए उन इलेक्शंस में जो खर्चा हुआ वो यहां से निकल कर गया था। तो उधर से अगर टेक्निकल पॉइंट पर चला जाए तो पॉइंट तो केजरीवाल जी का भी सही है, पैसा है कहां, किसको दिख रहा है पैसा? लेकिन पैसा देने वाला अभी पता चल गया है। पैसा देने वाला अपनी सारी रसीद दे रहा है कि ये देखो पैसा मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया था, ऐसे दिया था। जांच एजेंसीज अपने इन्हीं सारे तारों को जोड़कर उन तक पहुंची हुई है। इसके चलते हुए केजरीवाल जी गिरफ्तारी तक पहुंचे हैं।